नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। आज जो मुद्दा है वो पेंशन को लेके है। पुरानी पेंशन में राज्य भर में जो आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर आज का ये मुद्दा विशेष सत्र है। सर, हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलब्रज अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हमने देखा है कल जैसे जो पेंशन को लेकर जिसकी मांग चल रही है, पुरानी पेंशन को लेकर मांग चल रही है, वो आंदोलक कुछ अलग अंदाज में नजर आए। गाना गाते हुए उन्होंने वो आंदोलन में भी उन्होंने जो एन्जॉयमेंट किया हुआ है और उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे सर, पुरानी पेंशन उनको मिलना चाहिए क्या? प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, आमदार, खासदार, इनको वेतन और पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इनको वेतन भी नहीं होना चाहिए और पेंशन का तो सवाल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि मैं देखा संसद में, विधानसभा में भारत पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब उनको मिलने की बात आती है, उनका वेतन बढ़ने की बात आती है, भत्ता बढ़ने की बात आती है, तो सब एक हो जाते हैं। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई। नहीं तो भारत पाकिस्तान जैसे लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर टेबल फेंकते हैं, घूसाबाजी करते हैं, लेकिन जब उनका भले की बात आती है एक हो जाते हैं। तो उनको रामदार, खासदार, प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, इनको वेतन भी नहीं होना चाहिए और उनको पेंशन भी नहीं होना चाहिए। और जो बेचारे, मैं देखा कोरोना काल में 2-2.5 साल छोटे छोटे दुकानदार तरह ही हो गई। बेचारे अपना बच्चों का पेट भरने के लिए एक फाटक आधा फाटक खोलते थे, कोई ग्राहक आता था सामान देते थे तो 10,000 रुपये फाइन। मेरे सामने हज़ारों रुपये फाइन हुआ है। इतनी अंधेरगर्दी चलाया है सरकार ने और पुलिस विभाग ने कि त्राही त्राही मच गई थी यहाँ पे। और ये पेंशन मांगते हैं, ये काम तो कुछ करते ही नहीं है। 2-4 घंटा ऑफिस में बैठते हैं और अपने भाग जाते हैं। कोई नागपुर से आ रहा है, कोई भंडारा से आ रहा है, कोई तुमसर से आ रहा है, कोई तिरोड़ा से आ रहा है। यहाँ के तो ऑफिसर कम रहते हैं, बाहर के ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ अपना एक समझ लो सरकारी जो है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, एक मैं इनको दामाद मानता हूँ सरकार का है। इनको पेंशन की जरूरत नहीं है। जो गरीब तबके के छोटे लोग हैं, अब वो तुम्हारे दुकानों में लोग काम करते हैं बेचारे, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 5-6 हज़ार रुपये में काम करते हैं। इधर मैं देखता हूँ टीचर लोगों का, देखता हूँ 6,000 से लेकर 10,000 तक के टीचर, महिला अध्यापिका, अध्यापक प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं। और जो ग्रांटेड स्कूल है उसमें उन्हीं लोगों को 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री से, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये संतुलित बनाए रखें। एक और शिक्षिका को 6,000 मिलते हैं, दूसरी शिक्षिका को 70-80 हज़ार मिलते हैं ग्रांटेड स्कूल को। तो तालमेल बैठावे, सबके घर होते हैं, सबके बीवी बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। उनको भी देना चाहिए। अगर उनको तुम 70,000 दे रहे हो तो इनको 30-35 हज़ार तो दो ताकि अपना घर चलाए। और प्राइवेट जो लेबर होते हैं, प्राइवेट जो मजदूर होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योगपतियों को एक ग्रांट देना चाहिए ताकि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ दे सके। जैसे अब कर्मचारी, जैसे किसी दुकान में 4-5 कर्मचारी रहते हैं तो क्या दे देगा दुकानदार? 6,000, 7,000, क्योंकि उसको क्या बचेगा? वो GST पटाता है, वो दुकान किराया देता है, लाइट का बिल देता है और टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, सब कुछ देता है। उसको क्या बचेगा? वो अपने बीवी बच्चे पालेगा कि कामगारों को देगा? तो सरकार उधर ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में, मेरा निवेदन है। तो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की बात हुई तो जैसे स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी है उनको कंत्राटी कर्मचारी है, मतलब टेंडर बेस पे रखा गया है। तो आपको लगता है कि उचित है ये कि टेंडर बेस पे प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में? स्वास्थ्य वालों की सेवाएं देखते हुए उनको परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि बेचारे 10-10, 12-12, 14-14 घंटा मेहनत करते हैं। वो टेम्परेरी है, वो उनको परमानेंट कर देना चाहिए। ऐसी मैं शासन से अपील करता हूँ। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बिजली के दरों में भी वृद्धि होने वाली है और तथा जो पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए, लेकिन क्रूड ऑयल के जो रेट है वो उतने ही कम है। तो क्या बोलेंगे सर, ये महंगाई बढ़ रही है कि बढ़ाई जा रही है? सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? महंगाई तो बढ़ाई जा रही है, बढ़ नहीं रही है। 37% जो विद्युत में बढ़ाने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दाम वही चल रहे हैं, जबकि सरकार ने फैसला किया था डेली रात को 12 बजे इसके भाव चेंज होंगे, लेकिन कई महीनों से भाव वही चल रहे हैं। और क्यों कम करेंगे वो? क्योंकि उनको भी खर्चा निकालना है ना, आमदार का, खासदार का, उनका खर्चा निकालना है। अभी गुवाहाटी में इनको 2,000 करोड़ रुपए लगे, ऐसी चर्चा है। तो वो पैसा भी निकालना है, तो सरकार कहाँ से निकालेगी? डीजल, पेट्रोल, लाइट बिल, ये वो वहाँ से निकालेगी। और जो खैरात बांटती है वहाँ से निकालेगी। तो सरकार, अब वैसे बोलो महंगाई चलो बढ़ रही है मान लो, लेकिन एक अच्छा पॉइंट भी है, ये सरकार घोटाले नहीं कर रही है। 2004 से 2014 तक के हमने देखा भारत सरकार का, यूपीए का मनमानी घोटाले रोज आता था साला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। महाराष्ट्र में भी बड़ा बड़ा घोटाला हुआ। अब्दुल रहमान तेलगी,
ये टेलीविज़न में हमने देखा, उसका नार्को टेस्ट देखा हमने, वो बता रहा है कि एक नेता के इशारे पे मैंने 200 करोड़ का स्टैम्प पेपर घोटाला किया, वो गायब हो गया। उसके बाद आया एक मुंबई महानगर पालिका का डिप्टी कमिश्नर तुम्हारे, उनका आया तो वो गायब हो गए, गोविंद राव खैरनार नाम था उनका, वो गायब हो गए। यानी बड़े बड़े घोटाले आते थे, टीवी पे न्यूज़ आती थी, ये मंत्री ने वो कर दिया, वो मंत्री ने वो बर्बाद कर दिया, आधा घंटा न्यूज़ चलती थी, न्यूज़ बंद हो जाती थी, सब कुछ सेट हो जाता था। आज कोई भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का कोई मंत्री घोटाला नहीं कर रहा है। अब भाई मंत्रियों को पालना है, विधायकों को पालना है, सरकार बचा के रखना है, तो थोड़ा बहुत तो महंगाई इनको करना ही पड़ेगा, दर बढ़ाना पड़ेगा और महंगाई थोड़ा इनको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इनको बचाना है, सरकार बचाना प्राथमिकता है। लेकिन सर आम जनता की जो जेब खाली हो रही है उसके बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई की वजह से जो आम जनता है वो अपना बिजली का बिल नहीं भर पा रही है, और जो जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी जैसे अदानी अंबानी के करोड़ों के कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर इलेक्ट्रिक का बिल भर नहीं पाता तो उसके घर में अंधेरा हो जाता है। सर क्या बोलेंगे इस बारे में? सरकार को चाहिए, जैसे केजरीवाल जी बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, बाद में रेट कम दे रहे हैं, उनके हिसाब से इनको बिजली तो अगर क्या आम जनता को बहुत तकलीफ होती है, बिजली का बिल भरने की, लाइट बिजली ये सब चीज़ें सस्ता होना चाहिए, और तुम खैरात कम कर दो। अब तुम 80 करोड़ लोगों को बोले हम फ्री देंगे, मुफ्त में अनाज देंगे 5 किलो, अरे मुफ्त में अनाज देके तुमको फ़ायदा क्या है? चुनावी फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। जो इंसान फोकट की खा रहा है, फोकट में तुम अनाज दे रहे हो, वो तुमको फोकट में वोट क्यों देगा? तो कोई खैरात बांटने की जरूरत नहीं है, तुम महंगाई कम रखो और खैरात मत बांटो, और चुनाव के टाइम पे वोट खरीद लो, ये सबसे अच्छा उपाय है मेरी नज़र में। तो जैसे कि जिले में 2 मामले आए हैं जहाँ पे जो शिक्षकों द्वारा जो विद्यार्थी है उनको अश्लील पिक्चर दिखाया गया है तथा उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। इसमें एक जो शिक्षक है उसको भी पुलिस द्वारा उस पर जाँच चल रही है। सर क्या बोलेंगे सर, कितना सही है और क्या इस पर प्रबंध ये होना चाहिए, इसमें नियंत्रण कैसा होना चाहिए? सर क्या बोलेंगे इस बारे में? अगर ऐसा होता है तो स्कूलों में CCTV कैमरा लगाना चाहिए और क्लासरूम में लगाना चाहिए, ताकि अभिभावक अपने मोबाइल में देख सकें कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जैसे हम लोग हमारी फैक्ट्री है, मान लो हमारी दुकान है, हमारा घर है, हम लोग लिखते हैं ना आप CCTV कैमरे की निगरानी में हो, वैसे ही वहाँ पे लिखना चाहिए स्कूलों में दीवारों पे कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में हो, तो अभिभावक अपने बच्चों को देख सके हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, मास्टरनी क्या कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई गलती नहीं हो, कोई अन्याय नहीं हो। सर ऐसा देखने को मिला है कि जैसे कोई लूना में घूमने वाला एक स्कूल खोल लेता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है, उसके जो प्रॉपर्टी की जांच नहीं होती। ऐसी ही कुछ जैसे कोचिंग क्लासेस है, बच्चों से लाखों रुपए लेती है, और ये इस पे सरकारी नियंत्रण क्यों नहीं है? सर क्या बोलेंगे इस बारे में? सर सरकार क्यों नहीं इस पे अनदेखा कर रही है? सरकार शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो गया है। जितने बड़े बड़े उद्योग होते हैं, लेकिन शिक्षा का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। आज कोई भी नेता मैं देखता हूँ शिक्षा उसकी मांग करता है, एजुकेशन की मांग करता है कि हमको स्कूल दो, हमको कॉलेज दो। ये नहीं बोलता है कि हमको भाई विकास करना है, हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री खोलो, हमारे क्षेत्र में उद्योग खोलो, ये नहीं मांगते हैं। और जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, 90% शिक्षण संस्थाएं नेताओं की और या नेताओं के रिश्तेदारों की है। इस पर सरकार अंकुश कैसा लगाएगी? जब सरकार के नुमाइंदों की स्कूलें हैं तो सरकार कैसे लगाएगी? इसके लिए जन जागरण जरूरी है, और क्या करना चाहिए ये सरकार ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देगी तो इसको जनता को आगे आना पड़ेगा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने राजस्थान में सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया हूँ, यहाँ म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ, LMD कॉलेज में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मैं आज मैं लेखक हूँ, वक्ता हूँ, कवि हूँ, क्या कमी है मेरे में? प्राइवेट स्कूल की क्या ज़रूरत है? आप सरकारी स्कूल में पढ़िए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। और ये जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हरामखोरी हो रही है, इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अभिभावक को भी चाहिए अपने बच्चों को ज़्यादा डोनेशन नहीं देवे, लाखों रुपए डोनेशन नहीं देवे, सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में की तुम जाओगे सरकारी स्कूल में, वहाँ भी व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ ज़्यादा तुमको ज्ञान मिलेगा। मेरा ऐसा निवेदन है। सर आपको लगता नहीं कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का जो स्तर है जैसा था उससे और अच्छा होना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए सर? अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़े भाई, हमारे प्रोफेसर थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, हमको आज तक याद है। मैंने 4वीं क्लास में, 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में मैंने क्या पढ़ा मेरे को आज तक याद है। लेकिन आज सिर्फ किताबों की पढ़ाई हो गई है और सब अपना
हम लोग आज तक हमारे प्रोफेसर मिलते हैं। मैंने सन 74 में कॉलेज छोड़ा एनएमडी, आज भी मेरे को मेरे कॉलेज के प्रोफेसर फ़ोन करके याद करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। अभी हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रोफेसर साहब थे प्रभाकर जी गुप्ता, वो 80वें जन्मदिन में मैं उनके घर गया था कुड़वा, मेरे को याद था उनका जन्मदिन है करके। तो 26 फरवरी को, कहने का मेरा मतलब है जो शिक्षक का और तुम्हारे स्टूडेंट का जो नाता पहले था आज नहीं रहा। आज सब दोस्ती जैसे रहते हैं। अब मैं पान ठेलों में देखता हूँ, शिक्षक को भी देखता हूँ, स्टूडेंट को भी देखता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। एक सम्मान होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, ऐसा बहुत ज़रूरी है। सर, हमारे वक्त में कहा जाता था कि जैसे छड़ी लागी छम छम विद्या ही गम गम, मतलब अगर टीचर लोग बच्चों को मारते भी थे तो वो एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन अगर टीचर आज बच्चों को मारता है तो बच्चा जाके उनकी कंप्लेंट कर देता है। सर, कितना सही है सर ये? जब तक सुनार लोहे सोने को पीटेगा नहीं, आग में नहीं जलाएगा, तो वो कुंदन नहीं बनेगा। शिक्षक जब तक बच्चों को पिटाई नहीं करेगा, बच्चा अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो शिक्षक की पिटाई जरूरी है, सुनार की जलाई जरूरी है, सोने की जलाई जरूरी है, और माता पिता का बच्चों को डांटना जरूरी है। ये तीनों चीज़ ऐसी है, जब तक माँ बाप बच्चों को नहीं डांटेंगे बच्चा महान नहीं बनेगा। सुनार लोहे को नहीं सोने को नहीं जलाएगा, सोना कुंदन नहीं बनेगा। शिक्षक स्टूडेंट की पिटाई नहीं करेगा, शिक्षक महान नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये होना चाहिए। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको हमारे एपिसोड सही में अच्छे लग रहे हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला एपिसोड आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।